अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक ये आज हमारी 12वीं या 13वीं क्लास है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, क्योंकि वो अटेंडेंस फाइल ही गायब हो गई है। अब हमारे सिर्फ 3 क्लासें बाकी हैं। आज के बाद ये मैं कोशिश करूंगा कि आज ही दोनों टॉपिक कवर कर लूं, क्योंकि सोलर के मुतालिक कुछ यूसरा ने भी अपने उसमें बता दिया था जब उन्होंने प्रेजेंटेशन की थी। मैं पहले विंड से शुरू कर रहा हूँ, उसके बाद सोलर को खत्म कर, और उसके बाद लास्ट 2 लेक्चर्स विल बी ऑन हाइड्रोजन सेल, हाइड्रोजन फ्यूल या हाइड्रोजन फ्यूल कार, जो भी आप कह लें। वो एक बड़ा लंबा वो है, 35-40 स्लाइड का एक लेक्चर मैंने बनाया आपके लिए, तो उसमें टाइम लगेगा। दैट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 2 क्लासेस। तो अभी ये क्लासेस हमने ऑनलाइन ही रखनी। इसरा आप इनकी अटेंडेंस मेंटेन रखिएगा जो है। और फिर 26 जुलाई को क्लासेस सस्पेंड हो रही, और मतलब खत्म हो रही हैं। उसके बाद फाइनल की डेट आ जाएगी, कब की आती है मुझे नहीं पता। तो दिस इज द प्रोग्राम। अच्छा, इससे पहले भी जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे अल्टरनेटिव एनर्जी का, उसमें मैंने आपको ये बात कही थी कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर में तो एक डिबेट है कि वेदर इट इज रिन्यूएबल और नॉट, लेकिन ये दोनों डेफिनेटली एनर्जीज जो हैं रिन्यूएबल हैं। या अगर हम हाइडल की बात करें तो हाइडल भी रिन्यूएबल है। क्यों रिन्यूएबल है? इसलिए कि आपकी कोई चीज जाया नहीं हो रही, आपको कोई चीज बनानी नहीं पड़ रही, और वो दोबारा जो एक साइकिल जो कुदरत का चल रहा होता है उसके तहत मिल जाता है। विंड की हम बात कर चुके हैं कि विंड किस तरीके से चल रही होती है, ठीक है ना। ये जिसमें हम सिर्फ विंड के अंदर जो मैकेनिकल पावर है विंड की, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। विंड को यूज करते हैं टू जनरेट मैकेनिकल पावर, और मैकेनिकल पावर से बेसिक प्रिंसिपल वही इसका होता है कि आप विंड मिल के ब्लेड को घुमाते हैं, उसके घुमाने से जो विंड के अंदर एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाती है। वो काइनेटिक एनर्जी जो विंड की होती है वो मैकेनिकल पावर में जाती है। मैकेनिकल पावर जो जाके ये आपके जनरेटर से कनेक्ट होता है, और फिर आप अ, उससे बिजली आप ले सकते हैं। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल। ये सिर्फ इस पे नहीं है, इसको अगर हम आगे देखेंगे हिस्टोरिकली कि विंड मिल कोई नई चीज नहीं है। ये 2000 साल, 2500 साल, 3000 साल पहले इंसान ने इसका इस्तेमाल सीख लिया था कि जो विंड की ताकत है उसको इस्तेमाल करते हुए। और अगर आप पुरानी फिल्में देखें, वे काउबॉयज की जो फिल्में होती हैं उसमें आपको नजर आएगा कि वो एक विंड मिल चल रही है और उससे पानी निकल रहा है, और पानी निकल के खेतों के अंदर जा रहा है। तो दिस इज समथिंग, ऐसी कोई नई चीज नहीं है। उसको फिर बाद में लोगों ने इसको सोच के हार्नेस करके उसको, और फिर इसको टरबाइन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की तरफ चले गए, ठीक है। इसमें ये अच्छा, इसका प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है कि हवा से बिजली कैसे बना सकते हैं। जाहिर है कि बीच में आपको कुछ इक्विपमेंट देने पड़ते हैं। इसके अंदर पहली कॉस्ट सबसे ज्यादा जो इसके अंदर आगे हम देखेंगे, जो कॉस्ट सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीज जो होती है, इसका टावर होता है। टावर के बाद इसके प्रोपेलर की तरह के जो ब्लेड्स होते हैं, वो उनका साइज जो है 30 मीटर तक, 40 मीटर तक होता है। उनका एक डिजाइन होता है हर इलाके की विंड स्पीड के ऊपर। जो उस इलाके की विंड स्पीड है उसके हिसाब से वो डिजाइन किए जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि पाकिस्तान में सबसे जो स्ट्रॉन्ग, वैसे तो हमारे 700 750 मीटर की किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट विंड जो हमें मिलती है वो मिलती है ये जो इलाका हमारा ठट्टा से आगे जो इलाका है हमारा, उस तारे के अंदर। और जो अगर आप M9 पे आपका जमपीर है, और ये पूरा जो इलाका है, अगर आप जाएं M9 पे तो आपको रोड से ही नजर आते हैं राइट साइड के ऊपर। अगर हैदराबाद जाते वक्त आप देखें, आते वक्त उल्टे हाथ पे देखें, तो यू विल सी के मीलों तक आपको ये विंड फार्म नजर आ रहे होते हैं। रिसेंट जो नंबर्स हैं, कोई 1100 बताता है कि जी 1100 मेगावाट हमारे पास अवेलेबल है, कोई 1200 बताता है। नंबर 1000 और 1200 के दरमियान है एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि नेपरा की वेबसाइट पे जाके देखें तो कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो वो इसको ध्यान में रखेंगे इतना हमारे पास, ठीक है। तो ये ब्लेड जो है एक रोटर को घुमा रहे होते हैं, वो जनरेटर को घुमा रहा होता है, और वो जिससे हमारे यहाँ हमें बिजली मिलती चली जाती है। ये एक बड़ा ओल्ड डिजाइन है ये विंड मिल का, जो कि अर्ली 20th सेंचुरी का या लेट 19th सेंचुरी का डिजाइन है। कि इस तरीके से पानी जमीन से निकालने के लिए, जाहिर है कि आप 2-3 तरीके हैं ना कि आप
घोड़े को यूज कर लें, बैल को यूज कर लें, और वो जिसको हम रहट कहते हैं पंजाबी के अंदर, उसके इर्द गिर्द घूमते पानी निकल के खेतों में आता है। ये तरीका है और बड़ा कॉमन तरीका है ये विंड मिल का जो यूज किया जाता है। ये एक विंड पावर की एक शक्ल है कि पहले भी मैं बात कर चुका हूँ आपसे कि विंड पावर के अंदर जो वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि विंड कॉरिडोर आपको आबादी से बहुत दूर मिलता है। ये कभी नहीं होता कि जहां आपका कंजम्पशन सेंटर है, जो बिजली का कंजम्पशन सेंटर है, उसके नजदीक आपको वो विंड स्पीड मिले। तो इसके साथ एक इनहेरेंट डिसएडवांटेज ये है कि बिजली तो आप पैदा कर लेंगे, इसके दो हैं। एक तो ये कि मुस्तकिल बिजली इसकी आ रही होती है और स्टोरिंग मैकेनिज्म आप इसके अंदर नहीं कर सकते सोलर की तरीके से कि बैटरीज लगा लें आप उसको। तो ये कंटिन्यूसली आपको बेस लोड एक दे सकता है डिपेंडिंग अपॉन द विंड स्पीड, के जितनी विंड स्पीड चल रही है। तो एक मिनिमम मैक्स आपको, अगर 1000 का आपने लगाया हुआ है तो आपको 700 से लेके और 1000 के दरमियान आपको बेस लोड आपका 700 हो जाएगा। वो आप इससे मुस्तकिल ले सकते हैं। एक नंबर दो ये कि जहां पे विंड कॉरिडोर है, आपका कंजम्पशन सेंटर नहीं है, तो कंजम्पशन सेंटर तक लाने के लिए जो ट्रांसमिशन की कॉस्ट है वो भी इसका लिए एक डिसएडवांटेज बन जाती है। अगर तो ऑलरेडी उस इलाके के अंदर ट्रांसमिशन मौजूद है हैवी, क्योंकि ये जो की जाती है ट्रांसपोर्ट बिजली की जाती है एक जगह से दूसरी जगह पावर प्लांट से कंजम्पशन सेंटर में, जाहिर है कि उसके वोल्टेज अब किए जाते हैं। वो एक पूरी एक टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिकल के अंदर की जी। 132 kV है, 500 50,000 वोल्ट की लाइन होती है। एक मतलब 1,32,000 इस तरीके से वो करके ट्रांसपोर्ट करते हैं। वो फिर उसके बाद उसको स्टेप डाउन किया जाता है, स्टेप डाउन करके घरों तक लाते लाते वो 440 या 240 करके वो आपको देते हैं। तो ये एक इसके साथ बड़ा है कि ये शहरों से बाहर जंगलों के अंदर ये कोस्टल एरिया में आपको मिलती है। अब इसमें दो चीजें आ गई हैं। इसमें जिस तरह तेल की हम बात कर रहे थे कि आप जमीन पे भी निकाल सकते हैं और आप समंदर से भी निकाल सकते हैं, ऑफशोर ऑन शोर जो कहते हैं। ऑन शोर जो है वो तो ज्यादातर इन्होंने एक्सप्लोर कर ली है। अब ये समंदर के अंदर जाके भी, ऑफशोर जाके भी किए जा रहे हैं। और ये यूरोप के अंदर खास तौर पे, स्कॉटलैंड के अंदर, स्कैंडिनेविया के अंदर, इवन इंडिया के अंदर इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। चाइना के अंदर बहुत काम हो रहा है कि विंड अगर आपको वहां मिल रही है तो वहां जाके विंड मिल लगाए जा रहे हैं और उनसे ट्रांसमिशन लाइन लगा डाल के और कंजम्पशन सेंटर पे लेके आया जाता है। आगे आप देखेंगे परसेंटेज कितनी तेजी से बदल रही है इसकी। अब आ जाते हैं हम इसकी तीन बुनियादी बातें। नंबर वन, क्लीन है। नंबर दो, अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है, नेचुरल हमें अवेलेबल है, और इसके अंदर हमेशा अवेलेबल होती है। डिपेंडिंग अपॉन स्पीड कितनी हो रही है, कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। जो हमारी मेट्रोलॉजिकल चेंजेस होती हैं उनकी वजह से आगे पीछे ये हो सकती है, लेकिन कॉन्स्टेंटली अवेलेबल। ठीक है। अब जैसे जैसे दुनिया के अंदर ये रोल इसका है बढ़ता चला जा रहा है, जैसे मैंने बताया कि इसका बेस लोड आपको एक सर्टेन दे सकता है, ये पूरा आपकी रिक्वायरमेंट को ये पूरा नहीं कर सकता। अच्छा, विंड एनर्जी क्रिएट करने की हम बता चुके हैं। विंड टरबाइन जो है वो एनर्जी को, जो काइनेटिक एनर्जी एयर की, उसको हार्नेस करते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं थ्रू जो हमारा मैकेनिज्म है। ठीक है। तो ब्लेड के स्पिन करते हैं क्लॉकवाइज, एनर्जी को कैप्चर करते हैं। वो एनर्जी आगे जो है एक विंड शाफ्ट, विंड टरबाइन को घुमाती है। गियर बॉक्स होते हैं उसके अंदर, वो स्पिन होते हैं और वो गियर बॉक्स जो है विंड एनर्जी को जनरेटर को भेजता है। जनरेटर जो है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके कर देता है और वो फिर ट्रांसफर करती जाती है ट्रांसफार्मर के थ्रू, जहाँ वोल्टेज लेवल को एडजस्ट करते हैं और ग्रिड के लेवल के ऊपर उसको हम पहुंचा देते हैं। आप इसकी इफिशियंसी की बात कर लीजिए। बात ये है कि विंड की इफिशियंसी आगे पीछे होती रहती है। ये कोई इस तरह हम कैलकुलेट नहीं करते, इसका फार्मूला वो नहीं है जो कि नॉर्मली हम हाइड्रोकार्बन्स पे अप्लाई करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हमें पता है कि जी मेरे पास जो फ्यूल है उसके अंदर 1 पाउंड के अंदर या 1 kg के अंदर इतने किलो कैलोरीज हैं या इतने मेगा जूल हैं, और उसको मैं बर्न करता हूँ, उससे पानी को गर्म करता हूँ, स्टीम बनाता हूँ, स्टीम से उसको कन्वर्ट करता हूँ, फिर लेके जाता हूँ स्टीम टरबाइन को घुमाता हूँ, उससे बिजली बनाता हूँ। तो यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर जो होता है कि जो आपने इनपुट किया और जो आउटपुट आपको मिल रहा है। इनपुट अगर आपका मिसाल के तौर पे 100 है तो आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सूरत में बाद सूरतों में 30 होता है, बाद में 35 होता है,
मैक्सिमम जो अब तक अचीव हुआ है हाइड्रोकार्बन से वो 61-62% है। उसमें सेकेंडरी जो आपका पानी होता है उसको सेकेंडरी हीट पे यूज करते हैं, टर्शरी हीट पे यूज करते हैं, इवन जो स्टैक से फ्यूल जला के जो हीट निकल रही थी उसको भी कैप्चर करते हैं और उस हीट को भी यूज करते हैं दोबारा प्रीहीट करने में पानी को। तो 60%, 61-62% तक की कन्वर्जन हमारी होती है। टोटल जो कन्वर्जन हम कर पाते हैं वो हमारी इतनी होती है, नंबर 1। इसके अंदर जो है आपके पास कन्वर्जन का कोई फार्मूला नहीं होता कि आपकी इनपुट एनर्जी जो है उसका आप एक कैलकुलेशन रफ कर सकते हैं कि विंड स्पीड अगर इतने किलोमीटर पर आवर की चल रही होगी या इतने मीटर पर सेकंड की चल रही होगी तो उसके अंदर इतनी काइनेटिक एनर्जी है और उसको, लेकिन चूंकि आपका रॉ मटेरियल फ्री है इसके अंदर, वहां पे आप डिपेंड कर रहे होते हैं हाइड्रोकार्बन से। जब आप एनर्जी बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, यू आर डिपेंडिंग अपॉन कॉस्ट ऑफ फ्यूल। यहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ फ्यूल 0 है। तो जो भी कन्वर्जन हो रही है, 20% हो रही है, 30% हो रही है, 40% हो रही है, वो आपकी फ्री हो रही है। इसके अंदर आपका कोई खर्चा नहीं है। तो इसलिए ये ज्यादा अहम हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि इनका डाउन टाइम बड़ा कम होता है। कोई भी आप प्लांट ले लें जो आप में से जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एक इंडस्ट्रियल नॉर्म है कि साल में एक दफा आपको मुख्तलिफ यूनिट्स को प्लान करके, जिसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं, उसके लिए डिफरेंट यूनिट्स को डाउन करना पड़ता है। कोई भी चीज, कोई भी मशीनरी अराउंड द क्लॉक आप 24 घंटे 24/7 365 आप नहीं चला सकते। तो वहां कहीं ना कहीं आपको डाउन टाइम देना पड़ता है। इसमें डाउन टाइम कोई नहीं है। डाउन टाइम आपका उस वक्त आता है कि जब आपका कोई ब्लेड का बियरिंग टूट जाए, कुछ हो जाए। ब्लेड को तो कुछ नहीं होता, उसके बियरिंग हो जाए। तो अब सीरीज के अंदर ये लगे हुए होते हैं, सैकड़ों की तादाद में लगे हुए होते हैं। तो अगर कोई होता है तो एक आदि आपका डाउन होता है, उसको आप रिपेयर करके और दोबारा ऑनलाइन ले आते हैं सर्विस के ऊपर। तो ये एक कॉन्स्टेंटली एनर्जी की सोर्स। अब ये टरबाइन की डायग्राम है, इसको आप देख लें। इसमें कोई जी बोलिए। सर ये पूछा था कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है इसमें विंड में? सॉरी, कैपेसिटी फैक्टर इसका प्लांट का क्या होता है ये विंड में ना? यही मैं आपसे कह रहा हूँ ना। देखें, थर्मल के अंदर तो 30 से लेके 62 तक वेरी करता है। यहाँ पे इसका कैपेसिटी फैक्टर जो है डिपेंड करता है विंड स्पीड के ऊपर। हायर द विंड स्पीड, मैक्सिमम एनर्जी यू विल गेट। क्योंकि रोटेशन जो है, रोटर की जो रोटेशन है, ये आप देख रहे हैं ना ये डायग्राम से कि ये ब्लेड्स हैं। ब्लेड की जितनी ज्यादा रोटर की स्पीड होगी उतनी ही ज्यादा वो जो है गियर बॉक्स के ऊपर जाएगी, और उससे जो है आप कंट्रोल करके ऑल्टरनेटर हाई स्पीड शाफ्ट को, जनरेटर को आप चलाते हैं। ये वेरिएबल जो है ना, ये आप ये नहीं करते कि स्पीड अगर कम है तो उसको, ये ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल इसके अंदर स्पीड होती है जितनी। जी, अच्छा, नहीं उसमें सर मिनिमम कितनी रिक्वायर्ड होती है मीन स्पीड जो ये, ताकि ऑप्टिमाइज हो ना ये यानी कि देखिए इसकी जो ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। मिनिमम जो है जहाँ पे डिजाइन किया जाता है, मेरे ख्याल से 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर स्पीड होती है ना, या 5.5 से 6 के दरमियान होती है, उस इलाके में ये ज्यादा इफेक्टिव होती है। जनरली जो विंड मिल लगाए जाते हैं उस इलाके में लगाए जाते हैं जहाँ की विंड स्पीड की ये हो। किलोमीटर में अगर आप देखें तो ये 21 से लेके 42-45 किलोमीटर पर आवर की जब होती है ना स्पीड, विंड स्पीड, वहां पे उस एरिया में जहाँ जी पे जी जो कॉरिडोर होता है, विंड कॉरिडोर, उसमें ये लगाए जाते हैं। अब ठीक एक है। दफा आपने डिजाइन अगर 30 पे किया है, फॉर एग्जांपल 30 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड पे आपने डिजाइन किया है, तो वो 20 तक भी जा सकती है, वो 40 तक भी जा सकती है। तो ये जो कंट्रोलर इसमें लगाए जाते हैं, जो कि इसकी शाफ्ट वगैरह, गियर बॉक्स लगाए जाते हैं, वो एडजस्टेबल होते हैं। जितने भी रोटर ब्लेड की मूवमेंट के हिसाब से वो उसको एडजस्ट करते हैं। ये नहीं कि आपने अगर 30 पे डिजाइन कर दिया तो 30 होगी तो वो चलेगा। वो 20 पे भी चलता है, वो 40 पे भी चलता है। वो एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली होती रहती है, उसी हिसाब से आपकी। हम्म, फयाज, आप किसी और से बात कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा, तो अब बड़ी इसके एडवांटेजेस क्या हैं? जॉब्स क्रिएट होती हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, इसलिए कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट 0 है।
ठीक है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑब्वियसली ये कॉम्पिटिटिव होती है, इनिशियल कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा होती है, जब आप लगा रहे होते हैं कॉस्ट ज्यादा होती है, लेकिन वो तो हर चीज की होती है। अगर आप हाइड्रो एनर्जी का प्लांट लगाते हैं तो उसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है पहले 7 साल तक, क्योंकि उसमें जो आपने इक्विपमेंट पूरा लगाया होता है, जो आपके टरबाइन होते हैं, वो सारी उनकी कॉस्ट होती है। एक दफा जब आपका कर्जा उतर जाता है, कॉस्ट कम हो जाती है, तो फिर आपकी बिजली जो है ऑलमोस्ट फ्री हो जाती है। आजकल के हिसाब से अगर 40 रुपए यूनिट आ रही है आपकी एलएनजी के ऊपर कॉस्ट, तो वाटर की कॉस्ट आपको जो है, जो पुराने प्लांट है हमारे मंगला, तरबेला, गाजी, बरोसा और जो छोटे छोटे और भी हैं, उनकी कॉस्ट आपको पड़ती है ₹1, ₹1.50, ₹1.70, समथिंग लाइक दैट, वो आपको पड़ती है। तो आप फर्क देखेंगे कितना फर्क है इसके अंदर। विंड के अंदर भी ये है कि पहले 7 सालों के अंदर इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, 7 साल के बाद इसकी कॉस्ट कम होती चली जाती है। अच्छा, ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी ऑलमोस्ट जीरो है। ऑपरेट करने के लिए आपको कोई ना कोई रॉ मटेरियल है, ना कोई इतनी ज्यादा आपको कोई मैन पावर चाहिए होती है कि जो हर वक्त मौजूद हो। यस, जो टरबाइन लगे हुए होते हैं, जो जनरेटर लगे हुए होते हैं, उनकी मेंटेनेंस टाइम टू टाइम आपको करनी पड़ती है। वो 6 महीने में प्लान होती है, 1 साल में प्लान होती है, 3 महीने में प्लान होती है, अल्टरनेट आप करते चले जाते हैं, तो इतना ज्यादा नहीं। ठीक है, तो सस्टेनेबल है, इसके लिए आपको कोई बनाने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती। जो अल्लाह ताला ने आपको रिसोर्सेज दिए हैं वो नहीं आपको उसमें एग्जॉस्ट नहीं कर रहे आप। और इसी तरीके से अगर आप इसमें ये भी है कि आपने एक विंड फार्म बनाया है, आप उसके पैरेलल एक दूसरा भी बना सकते हैं, यानी स्पेस को आप इसकी मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपने फर्ज करें 50 एकड़ के अंदर आपने बनाया है, तो उस 50 एकड़ के वो आप जो है, जिस तरह दरख्तों की फार्मिंग की जाती है, ये थोड़ी कि एक लाइन लगाई जाती है, थोड़े थोड़े फासले से, कि एक दूसरे को डैमेज ना करें। आप एक से ज्यादा भी आप उस एरिया को एग्जॉस्ट मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसकी चैलेंजेस क्या हैं कि कॉस्ट बेसिस के ऊपर आप ये दूसरे जो अल्टरनेट सोर्स, जो कन्वेंशनल सोर्सेज है, उनसे कम्पीट करना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ मसला ये है कि हम सिर्फ करंट हालात को देखते हैं, ना आगे को, फ्यूचर को देखते हैं, ना पीछे को देखते हैं। आज की तारीख में अगर मैं बात करूं आपसे, आज की तारीख में जो इस वक्त ग्लोबल क्राइसिस आया हुआ है एनर्जी का, फूड का, उस सूरत हाल के अंदर इस वक्त तो जो भी अल्टरनेट एनर्जी सोर्स है वो आपको सस्ता पड़ेगा। क्यों? कि कोल की कॉस्ट जो है 400% बढ़ गई है। वो कोल जो कि पेंडेमिक के जमाने में $60 पर मेट्रिक टन पे मिलता था, आज 400 पे भी आपको नहीं मिल रहा मार्केट के अंदर। सप्लाई एंड डिमांड का खेल हो गया। वो ममालिक, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, शुरू के जब हमने शुरू की थी कोर्स, के जर्मनी, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जहां जहां भी कोल बेस्ड प्लांट थे, सबने बंद कर दिए थे। सब, एवरीबॉडी वाज डिपेंडिंग ऑन विंड पे डिपेंड कर रहे थे, गैस पे डिपेंड कर रहे थे क्लीन के लिए। और वो जो हमारे टारगेट्स थे पेरिस एग्रीमेंट के तहत, कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन के टारगेट सारे, आज हालात वहां पहुंच गए हैं कि पिछले हफ्ते, लेटेस्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि जर्मनी ने जो कोल फायर्ड प्लांट उन्होंने मौतबाल कर दिए थे। मौतबाल से मुराद ये होती है कि आप इक्विपमेंट को मेंटेनेंस करके, साफ सुथरा करके, उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा के उसको बंद कर दें। और ये अक्लमंदी होती है कि आपको ये नहीं पता कब आपको उसको जरूरत पड़ जाए। तो वही चीज हुई है, अब उनको जरूरत पड़ गई है, क्योंकि वो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस जो आया हुआ है, पूरा यूरोप बेस कर रहा था रशियन गैस के ऊपर। रशिया जो है, सैंक्शंस के बाद उस गैस के अंदर जो कमी हुई है, अल्टरनेट ये हुआ कि जिनके पास एलएनजी की शक्ल में गैस थी, वो सप्लाई एंड डिमांड की वजह से कीमतें बढ़ती चली गई। अब ये पोजीशन ये है कि $40 एक MMBTU की आपको पाकिस्तान को बिड आई है, जाहिर है कि 130 मिलियन। तो ये इफेक्ट पूरी दुनिया को कर रहा है। तो जर्मनी ने पिछले हफ्ते अपने कोल फायर प्लांट जो थे उनको चला दिया। ठीक है, चाइना ने बीच में कुछ बंद किए थे। आपको जब पिछले लेक्चर में मैंने, पिछले कोर्स में मैंने बताया था कि इंडिया और चाइना इतने मजबूर हो गए कि उन्होंने इंडिया तकरीबन 40,000 मेगावाट पैदा कर रहा है कोल के ऊपर, और चाइना इससे कहीं ज्यादा 1.5-2 लाख मेगावाट जो है उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, वो कोल पे दोबारा चले गए। पोस्ट पेंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी जो हुई है,
उसके बाद जो हाइड्रोकार्बन्स की कीमतें बढ़ी हैं, गैस की और फ्यूल ऑयल की, जिस चीज से भी आप बनाते हैं हाइड्रोकार्बन बेस, तो वो वापस चले गए, कोल उनको सस्ता पड़ रहा था। अच्छा, अब कोल की कीमतें फिर वो 400-500% बढ़ गई हैं। कोल के दो बड़े एक्सपोर्ट हैं पूरी दुनिया में, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक इंडोनेशिया, एक साउथ अफ्रीका है। ये 3-4 ममालिक, तो ये भी डिक्टेट कर रहे हैं प्राइसेस को। अब पाकिस्तान के अंदर हमने क्या हिमाकत की कि थर के अंदर जो हमने अपना प्लांट लगाया लोकल कोल के ऊपर, वो 1000-1200 मेगावाट का है। तो उसमें एक इशू ये था कि उस बिजली की ट्रांसमिशन के लिए जो कंजम्पशन सेंटर है हमारा पंजाब का दूसरा, उसके लिए लाइन नहीं थी हमारे पास। हमने सारे प्लांट जो अपने 1200 मेगावाट के पोर्ट कासिम पे लगा लिए, वो सारे जो है इंपोर्टेड कोल पे बेस हैं। आज वो बंद पड़ेंगे प्लांट, 2400 मेगावाट के प्लांट बंद पड़ेंगे, इसलिए कि जो कॉस्ट ऑफ कोल है $400 पर टन के ऊपर, उससे जो बिजली की कॉस्ट आ रही है वो फर्नेस ऑयल उससे सस्ता पड़ रहा है। तो एक अजीब ही दुनिया जो है कश्मकश का शिकार हो गई है। लेकिन यहाँ जो पहला पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा था वो ये था कि ये इसको आप आज के हालात में ना देखें, ये देखें कि नॉर्मल हालात में कीमतें भी नॉर्मल हैं, दुनिया सही सही चल रही है। तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त फिर आपको देखना पड़ता है कि मेरी कैपिटल कॉस्ट कितनी है, कितने साल में मैं रिकवरी करूंगा। शुरू के अंदर मेरी बिजली की कॉस्ट जो है 10 सेंट होगी या 12 सेंट होगी पर किलोवाट आवर, ग्रेजुअली वो कम होती चली जाएगी, वहां आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये शहरों से दूर होती हैं, जाहिर है कि उसको आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ये बिजली को कंजम्पशन सेंटर तक जाने के लिए। कुछ जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये लैंड का मोस्ट प्रॉफिटेबल यूज नहीं है। इसका एक काउंटर आर्गुमेंट जो दूसरे एनवायरमेंटलिस्ट देते हैं, जो इस चीज के इस पॉइंट से एग्री नहीं करते, वो ये देते हैं कि जी आपको किसने कहा है कि 50 एकड़ जमीन के ऊपर सिर्फ विंड मिल बना के नीचे खाली छोड़ दें? आप उसके अंदर फार्मिंग भी कर सकते हैं, आप उसके अंदर विंड मिल की हाइट ज्यादा होती है, आप बाग लगाएं। किसने आपको रोका बाग लगाने से? पाथवे छोड़ दें टरबाइन तक जाने के लिए, और बाकी एरिया को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, कल्टीवेट करें उसको आप लैंड को। तो ये एक आर्गुमेंट है इसके ऊपर। ठीक है। इससे नॉइज होती है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इससे जो बर्ड लाइफ है वो इफेक्ट होती है। कि अब परिंदों में तो अल्लाह ताला ने इतनी अकल तो नहीं दी ना कि इससे बच के गुजरे। तो ये बड़ा एक होता है, माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं, जो हमारे यहाँ आती हैं साइबेरिया से, सर्दियों के अंदर यहाँ आती हैं, और जिनका शिकार करने पूरे अरब वर्ल्ड से लोग आते हैं, कबूरा बसरेट कहते हैं, और भी बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, उसको जो है वाइल्ड लाइफ को जो है ये इफेक्ट करते हैं। और वो काफी इसके अंदर जो है ये रिपोर्टेड है कि उनकी पॉपुलेशन जो है काफी डैमेज होती है। ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि दो तरीके से, एक ऑनशोर कर सकते हैं, ऑफशोर कर सकते हैं। अब ऑफशोर जो है विंड पावर है वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है ना। तो दुनिया के अंदर जितनी एडिशन हुई है बिजली की, उसमें 1/10 जो है वो ऑफशोर में ये गई है। विंड पावर जो है ऑफशोर के ऊपर, यानी समंदर के अंदर लगाई गई, समंदर में टरबाइन लगाया गया और वहां से इसको यूटिलाइज किया जा रहा है। अच्छा, ग्लोबली जो है 10 यानी 6 ओवरऑल जो है अगर 651 गीगावाट की ओवरऑल है, तो उसमें से 621 जो है जमीन के ऊपर है, और बाकी 30 जो है गीगावाट की जो हमें एनर्जी मिल रही है वो समंदर से हम ले रहे हैं, ऑन शोर से ले रहे हैं। तो अब ये पिछले साल की सूरत हाल है। जी सनम। सर ऑनशोर एंड ऑफशोर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है सर, काइंडली बता दो। देखिए, ऑन शोर जो जमीन के ऊपर लगे हुए हैं विंड प्लांट, और ऑफ शोर वो है जो समंदर में लगाए गए हैं। समंदर के अंदर जिस तरीके से आप ड्रिलिंग करते हैं तेल निकालने के लिए, उसी तरीके से समंदर के बेड के ऊपर आप इसका बेस बनाते हैं, और ऊपर उसको लाके और विंडमिल बना देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जमीन पे लगा हुआ है ना, यही चीज जो है समंदर के अंदर भी लग सकती है, लगाई जाती है। जब समंदर में लगती है तो उसको हम ऑफशोर कहते हैं, जब जमीन पे लगी हुई होती है तो ऑनशोर कहते हैं।
अच्छा सर, ये पाकिस्तान में भी ऑनशोर वाली? नहीं, पाकिस्तान में नहीं, practice? ज्यादातर यूरोप में है। इंडिया ने कुछ किया है, ये जो इनकी बेल्ट है ना, जो साउथ इंडिया की बेल्ट कहलाती है ना, ये कर्नाटका, ये मुझे नाम भी नहीं आते उन स्टेट्स के, जो श्रीलंका से इनके जाके मिलता है ना आगे, वो जो इलाका है समंदर वाला, उस तरफ का इंडियन ओशियन की तरफ के जो इनके स्टेट्स है ना, कोस्टल स्टेट्स, वहां पे उन्होंने ट्राई किया है कुछ, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। मेनली चाइना, स्कॉटलैंड, हॉलैंड, जर्मनी, जर्मनी के पास तो समंदर है ही नहीं, ये हॉलैंड और ये स्कॉटलैंड के अंदर, इसके अंदर ज्यादा, और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इन्होंने शुरू किया। चाइना अब इसके अंदर आ रहा है, सबसे ज्यादा तेजी से चाइना इसके ऊपर प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है सर, ये अंदर लगाने की वजह जो आप कह रहे हैं, जैसे अंदर लगता है पानी के अंदर भी, तो इसमें स्पेस बचाने की वजह से कर रहे हैं? नहीं नहीं, स्पेस की नहीं, विंड स्पीड देखते हुए ना, अगर आपके पास जमीन पे विंड कॉरिडोर कमजोर है और समंदर के अंदर आपको विंड कॉरिडोर स्ट्रांग मिल रहा है, तो आप वहां से नेचुरली एक दफा कैपिटल कॉस्ट करके सारी जिंदगी, कैपिटल प्लांट की लाइफ 35 साल की, 30 साल की अगर है, तो सारी जिंदगी वो देखते हैं ना, प्रो एंड कॉन्स देख के, बेनिफिट कॉस्ट बेनिफिट देखते हैं कि जी एक दफा इनिशियल कॉस्ट ज्यादा हो रही, समंदर में हम लगा रहे हैं, लेकिन इससे जो हमें कन्वर्जन फैक्टर हमारा ज्यादा होगा, एनर्जी हमें ज्यादा मिलेगी, तो हम इसको ऑफसेट कर सकते हैं जमीन पे लगाने से। अच्छा सर, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ओशियन एनर्जी पढ़ा था, इसका मतलब है? ये नहीं, ओशियन एनर्जी नहीं है। ओशियन एनर्जी में तो आप पावर जो वेव की पावर है उसको ले रहे होते हैं ना, यहाँ पे पावर विंड की, देखें जो वेव जनरेट हो रही है वो भी तो हवा से ही हो रही है ना। हाँ वेव का सोर्स क्या है? वेव बनती जी। किस तरीके से कि पानी के सरफेस से जब हवा टकराती है तो एक वेव जनरेट होती है, दूसरा उसके अंदर एक फैक्टर आ जाता है ग्रेविटेशनल पुल का, कि चांद की ताकत से या सूरज की ताकत से जो है, जब आप जैसे जैसे चांद से करीब होते हैं तो वो उसमें वेव की हाइट बढ़ जाती है ना, वो एक अलग थ्योरी है। ये समंदर में लगा के वहां पे जो विंड कॉरिडोर ऊपर चल रहा है ना, जो ऊपर चल रहा है, यानी 10 मीटर की हाइट पे, 20 मीटर की हाइट पे जो विंड कॉरिडोर चल रहा है, वो अगर फर्ज करें स्पीड उसकी, विंड की स्पीड वहां पे 35 किलोमीटर पर आवर मिल रही है, और अगर आपको शोर के ऊपर 20-22 मिल रही है, तो ये जो डिफरेंस होता है उसको इवेल्युएट करके, और इसकी प्लानिंग के अंदर ये 1 साल 2 साल के डाटा पे नहीं होती है प्लानिंग, इसके लिए 100 साल 70 साल के डेटा को कम से कम वो देखते हैं कि जी किस वक्त क्या रहा है, और फिर उससे एक एवरेज निकाल के फिर वो डिजाइन करते हैं, उसकी कॉस्ट पेपर पे निकालते हैं। ठीक है, सही। उसकी कॉस्ट ठीक है। निकालने के बाद फिर वो करते हैं। अच्छा, ये अभी 10 मिनट के बाद मेरे पास टाइम खत्म हो जाएगा, तो मैं जाके इसको वीडियो को सेव करके और फिर मैं वापस आऊंगा। तो हम ये बात कर रहे थे, हम कहाँ तक पहुंचे थे, चैलेंजेस के ऊपर थे। ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट कर सकता है टरबाइन से, नॉइज वाइज। अच्छा, चूंकि ये जंगल में होते हैं, आबादी से दूर होते हैं, तो इसकी जो नॉइज होती है वो लोगों को इतना इफेक्ट नहीं करती। हाँ, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं नेचुरली, उसके लिए वो एक अलग थ्योरी है कि जी 85 डेसिबल है, तो अगर आप प्लग लगाएं, डबल प्लग लगाएं, ट्रिपल प्लग लगाएं, तो वो आपकी हियरिंग को, इम्प्लाइज की हियरिंग को वो नहीं कर सकता। अच्छा, पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ है उसमें ये बात हुई है कि हम ऑफशोर विंड पावर भी बढ़ाएंगे, ऑनशोर भी बढ़ाएंगे, इसको करेंगे। और एक सिंपल इसका देख लीजिए कि अगर आप विंड पावर जो इस वक्त है दुनिया में जो लगी हुई है, वो तकरीबन 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्लेस कर देगी। यानी अगर ये विंड पावर ना होती, अगर ये विंड पावर ना होती, तो दुनिया में जो आप ग्लोबली दे रहे होते कार्बन डाइऑक्साइड, एनवायरनमेंट को दे रहे होते, 1.1 बिलियन टन के हिसाब से बढ़ जाता। यानी पूरे साउथ अमेरिका के जितने कार्बन इमिशन है उसके बराबर ये रोक रहा है। ये और हम बढ़ा देते इस चीज को। तो ये भी इसका एक फैक्टर है कि विंड पावर जो है आपको हेल्प करती है। ठीक है। अच्छा, ये एक है कि जी जो विंड टरबाइन है 2.5 से 3 मेगावाट का, यानी अगर मिसाल के तौर पे मैं अगर ये कह रहा हूँ कि जी मेरा 50 मेगावाट का प्लांट है, जी मैंने लगाया विंड एनर्जी का 50 मेगावाट, तो वो मुझे 2.5 से 3 मेगावाट देता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप ऑफशोर पे लगा रहे हैं ना, तो वो उससे आपको ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। यानी इससे अगर आपको 6 मिलियन किलोवाट आवर मिल रहे हैं पर ऑनशोर से,
ऑफशोर इससे थोड़ी बड़ी कैपेसिटी का 10% 20% ज्यादा कैपेसिटी का आपको डबल एनर्जी दे सकता है, डबल यूनिट दे सकता है। तो चाइना ने पिछले साल 2020 के अंदर जो है 288 गीगावाट के जो है प्लांट, मैंने इसीलिए आपको ये दिया था कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि बाज रिसर्च पेपर जो है वो गीगावाट में रिपोर्ट करते हैं, बाज मेगावाट में रिपोर्ट करते हैं, बाज किसी चीज में रिपोर्ट करते हैं। तो मैंने आपको एक क्लास के अंदर एक स्लाइड दी थी जिसमें सारे कन्वर्जन यूनिट दिए हैं। तो जब कभी भी आप आपको कंफ्यूजन हो तो उस कन्वर्ज टेबल को फॉलो कर लीजिएगा तो आपको अंदाजा है। गीगावाट से मुराद ये 10 टू द पावर 9 वाट, ठीक है ना। गीगा जो ग्रीक वर्ड है 10 टू द पावर, मेगा का मतलब है 10 टू द पावर 6। तो यानी 1000 मेगावाट अगर होगा आपके पास, एक 1 मिलियन वाट अगर होंगे तो 1000 मिलियन वाट जो है वो 1 गीगावाट बनते हैं, और 288 जो है चाहे, ठीक है। और एक साल के अंदर उन्होंने 52 गीगावाट जो है ऑफशोर में बढ़ाई है। दुनिया में सबसे ज्यादा ये इस वक्त तक है, और चाइनीज तो जो काम भी करते हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा ही होता है। तो अब जितना उनका ऑनशोर फ्लीट है उससे ज्यादा वो अब ऑफशोर के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि वहां उनको स्पीड ज्यादा मिल रही है। अच्छा, अब आ जाइए इसके ऊपर कि ये नंबर 2 जो है इसके अंदर वो यूएसए है। चाइना का नंबर आपने देख लिया कि हाईएस्ट लार्जेस्ट कैपेसिटी है विंड की उनके पास। उसके बाद अब आ गया यूनाइटेड स्टेट्स। चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स का फर्क देख लीजिए आप। 288 था चाइना के पास 2020 के एंड के ऊपर, नंबर अभी आए नहीं है। मैंने आपको पूरी वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट की यूसरा ने जब की थी, उसमें पूरी एक फाइल है 200 पेज की, 250 पेज की रिपोर्ट है 2020 की। वो इतना टाइम तो आप लोगों के पास होगा नहीं कि उसको पढ़ें, लेकिन जस्ट ये है कि अमेरिका जो है 40% चाइना इस वक्त बना रहा है उसका विंड के अंदर, ठीक है, जो इनके पास है। जर्मनी उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर है, और ये लगाने की कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जो इनका है वो ऑफशोर, इनके पास इतना ज्यादा नहीं है इनके पास ऑफशोर का। ऑफशोर ज्यादा जो है वो हॉलैंड के पास है। आबादी के लिहाज से इस वक्त जो विंड मिल या विंड एनर्जी वाले हैं वो, उन्होंने पिछले एक साल में जब हाइड्रोकार्बन की कीमत बढ़ी है, क्योंकि उनका बिजली का फार्मूला में एक रिपोर्ट पढ़ा था कि हॉलैंड में जो बिजली विंड मिल से बना के बेचते हैं विंड एनर्जी से, उसकी पेमेंट इक्विवेलेंसी ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्यूल के अंदर होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप गैस पे यूनिट बना रहे हैं तो उसकी कॉस्ट अगर आपको पड़ रही है फॉर एग्जांपल 5 सेंट पर किलोवाट पड़ रही है, और विंड की आपको पड़ रही है, तो विंड को उसको 80% 75% ऑफ वो दिया जाता है इंसेंटिव। अब चूंकि हाइड्रोकार्बन की कॉस्ट इतनी बढ़ गई और विंड का रॉ मटेरियल तो जीरो है, तो वो फार्मूला तो अपनी जगह पे मौजूद है, तो उन्होंने एक साल में इतना प्रॉफिट कमा लिया है कि अगले 5 साल 10 साल जो है वो मतलब बैठ के खाएंगे, उनको वो भी परेशानी की जरूरत है। इतना ज्यादा वो मुनाफा कमा चुके हैं इस, बिकॉज उनका जो प्राइसिंग फार्मूला था बिजली का दैट वाज लिंक्ड विद द हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन गैस की कीमतें बढ़ने से, अदर फ्यूल कोल की कीमतें बढ़ने से उनको इतना ज्यादा एडवांटेज मिल गया, ठीक है। तो अब जी सर ये क्या पेरिस एग्रीमेंट में ये भी तय हुआ था कि हाइड्रोकार्बन की प्राइसें बढ़ानी है $20 तक? नहीं ऐसा कोई नहीं। पेरिस एग्रीमेंट जो इसका कोई ताल्लुक नहीं था। नहीं, पेरिस एग्रीमेंट था सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का लोड कम करने, मीथेन का लोड कम करने, ताकि आप ग्लोबली आपको इश्यूज आ रहे हैं उनको आप बेहतर कर सकें, ग्लोबल टेम्परेचर ना बढ़े। वही जो हम पहले बात कर चुके हैं ना कि अल्टरनेट फ्यूल की जो थ्योरी है उसको हमें लेने के लिए जो है वो उसका ताल्लुक जो है सिर्फ इमिशन से है कि आप CO2 के इमिशन को कम करें, और हर मुल्क का एक टारगेट उन्होंने फिक्स किया है विद रिस्पेक्ट टू देयर पॉपुलेशन, विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, कितनी उनकी वो है उसके हिसाब से उन्होंने एक टारगेट दिया है कि आप इस हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन जो सूरत हाल बनती चली जा रही है उसमें तो इसका बिजली की वर्ल्ड की कंजम्पशन तो नहीं बढ़ी है ना कोरोना पोस्ट कोविड के बाद। हाइड्रोकार्बन की तो कंजम्पशन वही है जो पहले थी, तो प्राइस क्यों इतनी हाई हो रही है?
देखिए सप्लाई एंड डिमांड का खेल आ जाता है ना, कंजम्पशन तो वही है, लेकिन तो अगर वो आपका टाइम मैनिपुलेट किया जाए। जियो पॉलिटिकल नहीं, मैनिपुलेट नहीं हो रहा, जियो पॉलिटिकल चीज है ना कि रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस शुरू हुआ है, देखिए दो चीजें हुई है ना जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब तो टाइम खत्म हो रहा है, मैं इसको वीडियो सेव करके आगे बताऊं, मुझे याद दिला दीजिएगा, ये मैं भूल ना जाऊं कि ये जो हमारे यहाँ एक एनवायरमेंटलिस्ट ने, ग्रीन पीस वालों ने इतना शोर उठाया ना, दुनिया बर्बाद हो रही, तबाह हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फ्यूचर जो बिजली का ही है, सोलर पे जाओ, अल्टरनेट पे जाओ, इसमें जो है देखें हाइड्रोकार्बन की अवेलेबिलिटी कोई हमेशा के लिए नहीं होती, एक फील्ड आती है, पीक पे जाती है, फिर डिक्लाइन हो जाती है, तो आपको कंटिन्यूअसली अपस्ट्रीम में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, नई नई फील्ड लाके आनी पड़ती, जो फील्ड निकल जाए उनके बदले में। ये पिछले 7-8 साल के अंदर जो बड़े मेजर प्लेयर थे उन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की, नई फील्ड्स आनी बंद हुई। जो एरिया है आपके पास, दुनिया का सबसे बड़ा जो मुल्क है इस वक्त रिजर्व के लिहाज से, वो वेनेजुएला है। मेरे पास अब 1 मिनट रह गया, ये बात लंबी हो जाएगी, तो हम यहीं पे रोकते हैं इस चीज को, ठीक है? मैं ये वीडियो सेव करके वापस आऊंगा तो फिर इस मौजूद पे बात करेंगे, ओके?